स्टूडेंट्स, राशियों की तुलना। अध्याय 8 के कोर वीडियो के साथ हम लोगों ने 8.2 एक्सरसाइज कर ली थी और अब हम 8.3 एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। सही अर्थों में देखा जाए तो 8th क्लास का जो ये टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये जो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ है, जो राशियों की तुलना है, ये जो टॉपिक है राशियों की तुलना वाला, ये एकमात्र टॉपिक है जो 8th क्लास में ही है। 9th और 10th में या इससे पिछली कक्षाओं में छोटे स्तर पर था। जो बैट ज्ञात करना हमने पिछले इसमें देखा, मतलब प्रतिशतता का प्रयोग करना या बट्टा डिस्काउंट, ये सारा कुछ इसी ही अध्याय में आता है। बेहद इम्पोर्टेंट यूनिट है ये। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले हम वो चीज़ समझेंगे जो हमने 4th और 5th क्लास में पढ़ी थी, और वो है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये किस चीज़ के बराबर होता है? P गुणा R गुणा T बटा 100, जहाँ P जो होता है इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ये हिंदी में मूलधन, R रेशो इंग्लिश हिंदी में दर, T टाइम समय। ये हमने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि कुछ रुपए हम लोग किसी को देते हैं, उसके ऊपर लगने वाला जो साधारण ब्याज होगा वो इस सूत्र से निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपये P इक्वल टू 100 रुपये किसी को 10% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए दे दिया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट क्या आप याद कीजिए, तो ये आप करेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आप देखेंगे ये कट गया, आया 10। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि हाँ जी अब मेरे पास कितने पैसे हो गए, तो आप बोलेंगे जी आपके पास जो अमाउंट है, मतलब मिश्र धन जो है वो 100 रुपये मेरे पास पहले से थे, 10 रुपये ब्याज के आगे, अब आपके पास 110 रुपये हो गए। ठीक है, ये है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, आप अपनी अगर बैंक की पासबुक को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें भी जो एंट्रीज होती हैं वो इस तरह से होती है। मैं यहाँ ये बैंक पासबुक की जो एंट्रीज हैं वो डाल रहा हूँ, बीपी बैंक पासबुक है, तो आप देखेंगे कि उसमें एक डेट डाली होती है, फिर अमाउंट लिखा होता है। जैसे मान लो मैंने ये 100 रुपये डाला, ठीक, फिर लिखा होगा इंटरेस्ट किसी तारीख पे, और जैसे 10 रुपये, ठीक, आगे जैसे अमाउंट लिखा होता है इसमें ना, इस तरह से किया होता है। देखो चलो मैं इसको पूरे कर देता हूँ, इसमें जगह नहीं रही है। बैंक पासबुक अगर आप चेक करेंगे तो उसमें इस तरह से होता है, डेट, जमा किए, क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट, फिर अमाउंट। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने 7 मार्च 2019 को मैंने 100 रुपये जमा किए थे, तो CR लिखा होगा यहाँ क्रेडिट, और अमाउंट होगा 100 रुपया। फिर 1 साल पूरा हो गया, तो 7 मार्च 20 को बैंक वालों ने मेरे को 10 रुपये दे दिए, और मेरे पास पैसे कितने हो गए? 110 रुपये। अब यदि
मैं बैंक से पैसे नहीं निकालूँ अपने, मतलब ये ना 10 रुपये निकाले ना 110 निकाले, तो 7 मार्च 2021 को मुझे कितना ब्याज मिलेगा? क्या 10 रुपये मिलेगा? ये ज़्यादा मिलेगा। अब बैंक वाले जो मूलधन लेंगे बेटा, वो होगा 110 रुपये, न कि 100 रुपया। और जब मूलधन 110 हो जाएगा तो यहाँ ये 110, यहाँ भी 110। अब जो जीरो कटेगी वो ये वाली जीरो कटेगी, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 11/10, सॉरी 110/10, ये एक जीरो कट गई, और आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ वो 11 रुपये ब्याज आएगा। और जो ये लग गया 11 रुपये ब्याज, और अमाउंट तो चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट ही रहेगा। तो यहाँ हमारे पास 11 रुपये इसके साथ जुड़ेंगे तो बन गए 121 रुपये। इस तरह से बैंक की जो एंट्रीज होती है हमारी, वो इस तरह की होती हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें मैंने 2019 पे 100 रुपये जमा कराए थे, और वो लगातार 2 वर्षों के लिए कराए। यदि यदि 100 रुपये पे, जैसे यही 100 रुपया है, और 10 रुपये 10% वार्षिक दर समय में 2 वर्ष कर दूं, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बनता है 100 × 10 × 2/100। तो 100 कट जाएगा और ये आएगा 20। तो हमारे पास अमाउंट जो होना चाहिए वो 100 × 20 बराबर है 120 रुपये होने चाहिए, जबकि बैंक ने मुझे कितने दिए? 121 रुपये। तो ये 1 रुपया कहाँ से आया? यही जो टॉपिक है बेटा, ये हमारे पास एक नए तरह का ब्याज को लाता है, नई तरह की एक जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेट करने की विधि है उनको लाता है। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ दोहराना चाहूँगा कि क्या हुआ। फिर से मैं इसको करता हूँ एक बार फिर से। मैंने 3 केसेस आपके साथ डिस्कस किए बेटा। एक, देखिए मेरे पास P जो है वो है 100 रुपया, टाइम जो है वो है 1 वर्ष, और जो रेशो है वो है 10%। तो मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट जो होगा इसका वो आएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और यह आया 10 रुपये। तो जो अमाउंट होगा हमारे पास वो आया 100 × 10 बराबर है 110 रुपये। 1 वर्ष के बाद मैंने बैंक से पैसे नहीं निकाले, इसलिए अब बैंक वालों ने जो मूलधन था मेरा वो 110 रुपये लिया, और टाइम फिर से अगले 1 वर्ष के लिए मैंने नहीं निकाले, और रेशो जो है मान लेते हैं वो 10% ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर लगेगा तो वो लगेगा 110 पे 110 गुणा 10 गुणा 1/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और यह है 11। तो आपके पास जो अमाउंट है वो होगा 110 जमा 11, ये आया 121 रुपये। ऐसा हमारे बैंक की पासबुक में होता है। परंतु यदि जो सिंपल इंटरेस्ट के हम अपने सूत्र को देखें तो आप पाएंगे कि 1 वर्षीय और 1 वर्षीय कुल कितने हो गए? 2 वर्ष। तो पी अमाउंट जो था वो तो मेरा 100 रुपया था, रेशो जो रही वो वही रही 10%, और जो टाइम था वो हो गया 2। अगर हम इस पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं तो 100 × 10 × 2/100 आप पाएंगे कि यह है 20। तो इस दशा में हमारे पास अमाउंट जो है वो 100 जमा 20 120 रुपये होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो देखिए इसमें दो हमारे पास अंतर आ रहे हैं। एक, जब हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा रहे हैं दोनों के ऊपर, तो हमारे पास जो 2 वर्ष के बाद अमाउंट आ रहा है वो है 120 रुपये, जबकि बैंक ने हमें 121 रुपये दिए। तो बैंक वालों ने 1 रुपया कहाँ से दिया? बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो साधारण ब्याज का सूत्र था वो यहाँ फेल है। ठीक है। असलियत में बैंक ने क्या किया कि 1 वर्ष के बाद जो हमें ब्याज दिया था 100, तब बना था ना 110 रुपये, उस ब्याज के ऊपर भी उन्होंने ब्याज दिया 1 वर्ष का। ठीक है। अगर हम इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहें, समझना चाहें, तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी। देखिए बैंक ने क्या किया कि मेरा P वही है 100 रुपया, R वही है
10%, टी वही है 1 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट आया इसका हमारे पास कितना, 100 × 10 × 1/100 काट के आया 10 रुपये। अब अगली बार बैंक ने क्या किया कि बैंक ने दो मूलधन ले लिए, एक 100 रुपया और एक लिया 10 रुपया। ये 10 जो आया 100 रुपये के ऊपर वही आर 10%, टी फिर 1 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष का समय था, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास फिर से आ गया 10 रुपये। लेकिन इस 10 रुपये के ऊपर फिर से वही वो लगा रहे हैं 10%, टाइम लगा रहे हैं 1 वर्ष, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 10 × 10 × 1/100 काट के आया 1 रुपये। तो अब आप देख लीजिए 10 रुपये 10 रुपये 1 रुपया वो वही बन गया जो पीछे बैंक ने में दिया था, मतलब 121 रुपये। बोलने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे कि जो इंटरेस्ट 10 रुपीज़ आया है, बैंक वालों ने इसके ऊपर भी ब्याज दिया, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज है ना। जब ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है तो उस ब्याज को हम कहते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज ना, उस ब्याज को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उस ब्याज को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, मेरा जो मूलधन है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक ढंग से समझना है। मूलधन है 1000 रुपया और दर है, आसान से क्वेश्चन दूंगा मैं, 10%, और टाइम है 3 वर्ष, ठीक है। आपने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल जो चक्रवृद्धि ब्याज है ज्ञात करना है, इसी तरीके से जैसे मैंने किया। बुक में आपको यह नहीं मिलेगा, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। करना कैसे है, पहले साल का आप ब्याज निकालेंगे, दूसरे साल क्या होगा आपके पास, ये क्वेश्चन को चलो मैं बता देता हूँ आपको ये करना कैसे है। यह 3 तरीकों से होगा, ठीक है ना, अलग अलग। जैसे पी देखो कितना है 1000, आर कितना है 10%, टाइम कितना है 3 वर्ष है ना। तो 3 वर्ष को तोड़ के पहले में 1 वर्ष रखेंगे, तो 1 वर्ष के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1000 × 10 × 1/100, तो ये आया आपके पास 100 रुपया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वर्ष। दूसरे वर्ष फिर से पी हमारे पास होगा 1000, आर वही 10%, टी वही 1 वर्ष, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ भी 100 रुपया, ठीक। लेकिन जो ये वाला 100 रुपया था इसके ऊपर कहीं नहीं लगा, तो इसको अलग से करना पड़ेगा मुझे, इस वाले का है ना। तो इस वाले के लिए जैसे लाइन लगाई मैंने, पी जो है वो है 100 रुपया, आर जो है वो 10% और टी जो है वो 1 वर्ष, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 100 × 10 × 1/100, तो ये आया 10 रुपये। ये ब्याज इस ब्याज के ऊपर ये हुआ, ये हमारे पास हुआ। देखिए ये पहले साल का ब्याज 100 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 100 + 10 कितने हुए 110 रुपये। फिर इस तरह से हमारे पास तीसरे वर्ष का ब्याज आएगा। अब देखिए यहाँ यहाँ टोटल ब्याज कितना आ गया, यहाँ आया 110 रुपये, ठीक। तो तीसरे वर्ष के लिए जब हम आएंगे तो तीसरे वर्ष के लिए फिर वही पी होगा 1000, आर होगा 10%, टी होगा 1 वर्ष 1, और दूजे में पी होगा आपके पास ब्याज कितना था, देखिए आप, ब्याज 100 रुपया पहले साल का था और 110 रुपये दूसरे साल के थे, मतलब 210 रुपये। आर होगा 10% और टी होगा आपके पास 1 वर्ष, तो इनके लिए फिर लगाएंगे वही। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 100 रुपये आ जाएगा, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो आएगा 210 × 10 × 1/100, तो है 21 रुपये, ठीक। तो कुल ब्याज जो इस ब्याज के ऊपर बना वो बना 231 रुपये, और ये 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 300 ये बना, तो कुल कितना बन गया ब्याज 531 रुपये, ठीक। ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए।
जबकि अगर हम 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालते तो वो कुछ इस तरह से आना था, 1000 गुणा 10 गुणा 1/100, सॉरी एक चीज़ रह गई इसमें, ये 3/100, तो ये काट के हमारे पास आया 100 गुणा 3 और ये आया 300। ठीक है, आप देख लेंगे, शायद मुझे लगता है पीछे हमने जो एक 100 का निकाला था वो 10 रुपये होगा ना, वो मतलब 531 ना होके ये 331 आएगा ब्याज। आप ठीक कर लेना इसको कैलकुलेशन को, ठीक है, शायद 331 आएगा ब्याज। आप देख लें इसको, ठीक ढंग से कर लें कैलकुलेट, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना। ओके, बाय।